रात के सन्नाटे को चीरती हुई ट्रेन की आवाज किसी दैत्य की गर्जना जैसी लग रही थी। लोहे की पटरियों पर पहियों का घर्षण एक ऐसी लय पैदा कर रहा था जो कानों में चुभ रही थी। ट्रेन के जनरल कोच में भीड़ तो थी, लेकिन एक अजीब सी खामोशी भी छाई हुई थी। उसी कोच की खिड़की वाली सीट पर बैठा था 22 साल का फैजान। फैजान का रंग गेहुआ था, आंखें गहरी और धंसी हुई, जैसे कई रातों से सोया न हो। उसने अपने गोद में एक काले रंग का भारी बैग दबा रखा था। उसके हाथ उस बैग की चेन को इतनी जोर से पकड़े हुए थे कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था, लेकिन उसके होंठ लगातार हिल रहे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये शब्द उसके मुंह से इतनी धीमी आवाज में निकल रहे थे कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति भी शायद ही सुन पाए। लेकिन फैजान के लिए ये शब्द एक मंत्र थे, एक ढाल थे जो उसे उस डर से बचा रहे थे जो उसके दिल के किसी कोने में पनप रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी मंजिल क्या है। उसे तो बस एक हुक्म दिया गया था और उस बैग की हिफाजत करने को कहा गया था। करीब 18 घंटे बीत चुके थे। फैजान ने न कुछ खाया था न पानी पिया था। उसकी आंखें पत्थर की हो चुकी थीं। अचानक ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई। बाहर धुंधली रोशनी में कटीली तारें और ऊंचे वॉच टावर दिखाई देने लगे। यह बॉर्डर था। पाकिस्तान की जमीन पीछे छूट रही थी और हिंदुस्तान की सीमा शुरू हो रही थी। जैसे ही ट्रेन ने भारत की सीमा में प्रवेश किया, फैजान के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसे बताया गया था कि सरहद पार करते ही उसकी असली परीक्षा शुरू होगी। वह अब एक दुश्मन देश में था। उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उसे लगने लगा कि हर कोई उसे ही देख रहा है। उसे लगा कि शायद उसकी धड़कनों की आवाज इतनी तेज है कि पूरा डिब्बा उसे सुन सकता है। उसके ठीक सामने वाली सीट पर एक महिला बैठी थी जिनका नाम सुनीता देवी था। वे करीब 50 साल की थी। माथे पर बड़ी सी बिंदी और आंखों में ममता भरी चमक। वे काफी देर से इस नौजवान को देख रही थी। उन्होंने देखा कि बॉर्डर पार करते ही इस लड़के का चेहरा सफेद पड़ गया है। क्या हुआ बेटा, इतने टेंशन में क्यों हो? सुनीता देवी ने बहुत ही अपनेपन से पूछा। आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं, क्या तबीयत खराब है? थोड़ा पानी पिएंगे? फैजान चौंक गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका राज पकड़ लिया हो। उसने अपनी निगाहें नीचे झुका लीं और सूखे गले से बोला, नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सफर का असर है। सुनीता देवी को उसकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट महसूस हुई। उन्होंने गौर किया कि वह लड़का अपने बैग को किसी कीमती खजाने की तरह सीने से लगाए हुए है। उन्होंने दोबारा पूछा, बेटा अगर कोई परेशानी है तो बताओ, मैं भी माँ हूँ। तुम्हारी घबराहट देखकर मेरा मन भी बैठ रहा है। फैजान ने इस बार थोड़ा सख्त लहजे में कहा, मैडम आप अपना काम करिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सुनीता देवी खामोश हो गईं, लेकिन उनके मन में एक अनजाना डर बैठ गया। रात के करीब 11 बज रहे थे। पूरे डिब्बे में अंधेरा था, बस नीली नाइट लैंप जल रही थी। सुनीता देवी को नींद नहीं आ रही थी। वे बस उस लड़के की संदिग्ध हरकतों को देख रही थी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी। डिब्बे के पंखे अपनी पुरानी आवाज में कराह रहे थे। तभी डिब्बे के दरवाजे से वर्दी पहने एक शख्स दाखिल हुआ। वह टीटी टिकट चेकर था। उसके हाथ में एक चार्ट था और वह हर सोए हुए मुसाफिर को जगाकर टिकट मांग रहा था। जब टीटी फैजान के पास पहुंचा तो फैजान गहरी नींद में सोने का नाटक कर रहा था। टीटी ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया। ए भाई उठो, टिकट दिखाओ। फैजान अचानक हड़बड़ाकर उठा। उसकी आंखें लाल थीं। उसने तुरंत अपनी जेब से टिकट निकाला और टीटी को दे दिया। टीटी ने अपनी टॉर्च जलाई और टिकट को गौर से देखा। फिर उसने फैजान के चेहरे को देखा। कहाँ से आ रहे हो? टीटी ने संदिग्ध लहजे में पूछा। जी अमृतसर से चढ़ा हूँ, फैजान ने झूठ बोला। और ये बैग, इसमें क्या है? बहुत भारी लग रहा है। टीटी ने बैग की तरफ इशारा किया। फैजान के हलक में जान आ गई। इसमें मेरी किताबें और कुछ पुराने औजार हैं। मैं मजदूरी का काम करता हूँ। टीटी ने कुछ पल के लिए उसे घूर कर देखा। टीटी पुराने तजुर्बेकार आदमी थे। उन्हें लगा कि दाल में कुछ काला है, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उन्होंने टिकट पर साइन किया और आगे बढ़ गए। जाने से पहले उन्होंने एक बार मुड़कर फिर फैजान को देखा। फैजान फिर से आंखें बंद करके सो गया, लेकिन उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। सुनीता देवी यह सब देख रही थी। उनका शक अब यकीन में बदलने लगा था। उन्हें लगा कि शायद पुलिस को सूचना देनी चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद वह लड़का सिर्फ गरीब है और डर रहा है। इसी कशमकश में रात बीत गई। अगले दिन दोपहर के करीब ट्रेन हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर रुकी। स्टेशन पर लोगों का हुजूम था। फैजान अपनी सीट से उठा, अपना बैग कंधे पर टांगा और चुपचाप ट्रेन से उतर गया। उसने सुनीता देवी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे हैदराबाद की तीखी धूप और बिरयानी की खुशबू का एहसास हुआ। वह सीधा एक चाय के ठेले पर गया। उसने एक प्याली चाय पी और इधर उधर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, तो उसने अपनी जेब से एक पुराना मोबाइल निकाला। उसने एक नंबर डायल किया। कुछ घंटियों के बाद फोन उठा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। फैजान की आवाज धीमी थी। वालेकुम अस्सलाम, पहुंच गए? दूसरी तरफ से एक भारी और ठंडी आवाज आई। जी भाईजान, मैं भारत पहुंच गया हूँ, हैदराबाद स्टेशन पर हूँ। अपना काम याद है ना? अल्लाह तुमको जन्नत अता फरमाए। खुदा हाफिज। फोन कट गया। फैजान ने फोन फिर से जेब में रख लिया।
उसके चेहरे पर अब एक अजीब सा जुनून था। उसने एक ऑटो रुकवाया। ऑटो ड्राइवर एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके सिर पर सफेद टोपी थी। हाँ भाई, कहाँ जाने का है? फैजान ने शांत स्वर में कहा। मुझे चार मीनार के पास ले चलो। ऑटो चलने लगा। हैदराबाद की गलियां, पुराने बाजार और लोगों का शोर फैजान के लिए बिल्कुल नया था। ऑटो ड्राइवर ने शीशे में फैजान को देखा। भाई साहब, आप इधर के नहीं लगते। पहली बार आए हो क्या हैदराबाद? फैजान थोड़ा घबराया। अरे नहीं भाई, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, बस बहुत दिनों बाद वापस आया हूँ। आप बस ऑटो चलाइए ना, जल्दी पहुंचना है। ड्राइवर मुस्कुराया। अरे मियाँ, गुस्सा क्यों होते हो? इस शहर में जो एक बार आता है यहीं का हो जाता है। जैसे ही ऑटो चार मीनार के पास पहुंचा, फैजान ने बैग को मजबूती से पकड़ा। उसने जेब से 500 का नोट निकाला और ड्राइवर को थमा दिया। अरे भाई, मेरे पास चेंज नहीं है, ड्राइवर ने कहा। रख लो भाई, मुझे जरूरत नहीं है, फैजान ने कहा और तेजी से भीड़ में गायब हो गया। ड्राइवर उसे जाते हुए देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि एक मामूली सा दिखने वाला लड़का 500 का नोट टिप में क्यों दे गया। चार मीनार के पास भारी भीड़ थी, टूरिस्ट, फेरी वाले और पुलिस के जवान। फैजान ने देखा कि वहां की सुरक्षा काफी कड़ी है। वह चुपचाप एक खंभे की ओट में खड़ा हो गया। उसने देखा कि कुछ पुलिस वाले संदिग्ध लोगों की तलाशी ले रहे हैं। वह एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां सबसे ज्यादा लोग इकट्ठा हों। उसने देखा कि चार मीनार के एक मुख्य पिलर के पास बहुत सारे लोग सेल्फी ले रहे थे। वहां एक छोटा सा कोना था जहां अंधेरा था। फैजान धीरे धीरे उस पिलर की तरफ बढ़ा। उसने अपना बैग उतारा। उसके अंदर से एक बड़ी लाल रंग की मशीन निकाली। वह एक टाइम बम था। उस पर एक डिजिटल घड़ी चल रही थी जिस पर 12:25 का समय हो रहा था। फैजान के हाथ कांप रहे थे। उसने बम के सर्किट में कुछ छेड़छाड़ की और टाइमर को 1:15 पर सेट कर दिया। सिर्फ 50 मिनट। उसने उस बम को पिलर के एक छेद में घुसा दिया और उसके ऊपर कुछ पुराना कपड़ा डाल दिया ताकि किसी की नजर न पड़े। फिर उसने अपना खाली बैग वहीं फेंक दिया और वहां से चलता बना। वह थोड़ी दूर जाकर एक बिरयानी के ठेले पर खड़ा हो गया। उसने एक प्लेट बिरयानी ली और वहीं खड़े होकर खाने लगा। उसकी नजरें लगातार उस पिलर पर टिकी थी। उसे लग रहा था कि अब कुछ ही देर में वहां लाशों का ढेर होगा। उसी वक्त चार मीनार के उस पिलर के पास 3 दोस्त मस्ती कर रहे थे, सूरज, मोहम्मद सलीम और राकेश। ये तीनों कॉलेज के दोस्त थे और छुट्टी मनाने हैदराबाद आए थे। राकेश के पास एक अच्छा कैमरा वाला फोन था। ओह सलीम, स्टैंड प्रॉपर्ली, आई एम क्लिकिंग योर फोटोज। राकेश ने चिल्लाकर कहा। सलीम मुस्कुराते हुए पिलर के पास जाकर खड़ा हो गया। सूरज उनके पास ही खड़ा होकर अपने बाल ठीक कर रहा था। राकेश ने एक फोटो क्लिक की। दिखा तो कैसी आई है? सलीम ने पास आकर पूछा। राकेश ने फोटो झूम की। भाई, लाइटिंग तो मस्त है, लेकिन देख पिलर के नीचे वो क्या पड़ा है। कोई लाल रंग की चीज है। तीनों ने झुककर उस अंधेरे कोने में देखा। वहां कपड़ों के नीचे से कुछ तार बाहर निकले हुए थे और एक छोटी सी लाल बत्ती जल बुझ रही थी। सलीम ने धीरे से कपड़ा हटाया। उसकी चीख निकल गई। या अल्लाह, ये तो बम है। सूरज का चेहरा सफेद पड़ गया। बम, भागो यहाँ से, ये फट जाएगा, हम सब मारे जाएंगे। सूरज डर के मारे पीछे हटने लगा। चलो सलीम, चलो राकेश, पुलिस को फोन करेंगे दूर जाकर, अभी यहाँ से भागो। सूरज बिना पीछे मुड़े भीड़ को चीरते हुए भाग गया, लेकिन सलीम वहीं रुक गया। उसने देखा कि वहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े लोग बैठे थे। नहीं सूरज, हम ऐसे नहीं जा सकते। अगर हम भाग गए तो ये सब बेकसूर लोग मारे जाएंगे। हम कायर नहीं हैं। राकेश भी कांप रहा था, लेकिन उसने सलीम का हाथ पकड़ लिया। तू सही कह रहा है सलीम, हमें कुछ करना होगा। सलीम ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। उसी वक्त पास के थाने में इंस्पेक्टर रंजीत सिंह अपनी मेज पर कुछ फाइलें देख रहे थे। वे एक कड़क मिजाज और ईमानदार ऑफिसर थे। अचानक फोन की घंटी बजी। हेलो, इंस्पेक्टर रंजीत बोल रहा हूँ। सर, चार मीनार के पास बम है, पिलर नंबर 3 के पास। जल्दी आइए सर, टाइमर चल रहा है। सलीम की आवाज में दहशत थी। रंजीत सिंह एक पल के लिए भी नहीं रुके। उन्होंने अपनी टोपी उठाई और चिल्लाए, सब लोग जीप में बैठो, चार मीनार पर बम की खबर है। बम स्क्वाड को अभी मैसेज करो। 5 मिनट के अंदर पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई चार मीनार पहुंच गईं। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस ने लोगों को हटाना शुरू किया। सब पीछे हटो, भागो यहां से, खतरा है। रंजीत सिंह सीधे उस जगह पहुंचे जहां सलीम और राकेश खड़े थे। तुमने फोन किया था? जी सर, ये देखिए। सलीम ने पिलर की तरफ इशारा किया। रंजीत सिंह ने बम को देखा। उनकी पेशानी पर पसीना आ गया। ये तो बहुत खतरनाक बम है, इसका टाइमर देखो, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। तभी बम डिस्पोजल स्क्वाड का एक एक्सपर्ट, जिसका नाम अकरम था, वहां पहुंचा। उसने सुरक्षा किट पहनी और बम के पास बैठ गया। सर, ये बहुत ही पेचीदा सर्किट है, एक भी गलत तार कटा तो ये पूरा इलाका उड़ जाएगा। अकरम ने अपने औजार निकाले। वहां मौजूद हर शख्स की सांसें रुकी हुई थीं। पुलिस ने 500 मीटर का इलाका खाली करा लिया था, लेकिन सलीम और राकेश अभी भी थोड़ी दूर खड़े दुआ कर रहे थे। फैजान, जो दूर खड़ा बिरयानी खा रहा था, ये सब देखकर हैरान था। उसे लगा था कि लोग भागेंगे,
लेकिन पुलिस इतनी जल्दी आ जाएगी और 2 लड़के बम की रखवाली करेंगे, ये उसने कभी नहीं सोचा था। वह वहां से खिसकने लगा। उधर अकरम पसीने से तरबतर था। सर, 2 तार हैं, एक नीला और एक हरा। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा काटूं। टाइमर पर अब सिर्फ 60 सेकंड बचे थे। 59, 58, 57। पूरे हैदराबाद में जैसे सन्नाटा छा गया था। मंदिर, मस्जिद, चर्च, हर जगह लोग इस वक्त की सलामती की दुआ कर रहे थे। अकरम ने अपनी आंखें बंद की और या खुदा बोलकर नीले तार को काट दिया। टाइमर रुक गया। 10 सेकंड पर घड़ी ठहर गई। अकरम जमीन पर बैठ गया। हो गया सर, बम डिफ्यूज हो गया। इंस्पेक्टर रंजीत ने राहत की सांस ली। भीड़ में से तालियों की गूंज उठी। लोग सलीम और राकेश को कंधों पर उठाने लगे। तभी वही ऑटो वाला पुलिस के पास दौड़ता हुआ आया। साहब, वो लड़का जिसने मुझे 500 का नोट दिया था, वो उधर बिरयानी के ठेले के पास भाग रहा है। रंजीत सिंह ने तुरंत अपनी टीम को इशारा किया। पुलिस ने फैजान को चारों तरफ से घेर लिया। फैजान ने भागने की कोशिश की, लेकिन रंजीत सिंह ने उसे दबोच लिया। शाम का वक्त था। चार मीनार की रोशनी फिर से जगमगा उठी थी। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह ने सलीम और राकेश को अपने ऑफिस बुलाया। आज तुम दोनों ने जो किया, उसके लिए पूरा देश तुम्हारा शुक्रगुजार है। मजहब और डर से ऊपर उठकर तुम दोनों ने इंसानियत को चुना, रंजीत सिंह ने कहा। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, ये मुल्क हमारा है और अपने घर को बचाना कोई बहादुरी नहीं, फर्ज है। फैजान अब जेल की सलाखों के पीछे था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उस दिन हैदराबाद की जीत हुई थी। उस दिन नफरत हार गई थी और भारत की एकता जीत गई थी।